हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2023 का एडिशन। देखें क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते में, चर्चा में कौन थे और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, तो उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण दिवस से, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे। ये दिन मनाया जाता है 30 जुलाई को। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, 30 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। जो भारत में मित्रता दिवस या फ्रेंडशिप डे कॉमनली जो मनाया जाता है वो अगस्त के पहले संडे को मनाया जाता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, जो कि 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है इस साल की, शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। फिर से सुन लीजिए, थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। इस दिन की शुरुआत जो है 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। इस दिन की स्थापना की गई थी 2011 में, तो ये ईयर भी आपको याद रखना है। और इस दिन को मनाने का एम ये है कि पूरे विश्व भर में अलग अलग देशों में अलग अलग लोग रह रहे हैं, रंग है उनका, अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपस में घुल मिल के रहते हैं, मित्रता करते हैं, उस मित्रता को निभाते हैं। तो इस चीज़ को और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, फ्रेंडशिप को और लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए और समुदाय के बीच में जो एकता है उसको बढ़ावा देने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। फिर चर्चा में कौन रहे हैं, तो सबसे पहले हैं आईपीएस मनोज यादव। आईपीएस मनोज यादव तो आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के ये महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं मनोज यादव। इसके बाद हैं चेतना जोशी, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं ये। मध्य प्रदेश की चेतना जोशी जो हैं इस वर्ष की मिसेस इंडिया चुनी गई हैं। मिसेस इंडिया कंपटीशन इन्होंने जीता है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो ये भी याद रखिएगा और नाम भी याद रखिएगा, चेतना जोशी। फिर है मोक्षा रॉय, इनको एक पुरस्कार दिया गया है जो कि है पॉइंट्स ऑफ लाइट। तो जब ये 3 साल की थी उसी टाइम से माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की संपोषणीय पहल के लिए ये काम कर रही हैं और अभी प्रेजेंट में इनकी एज है 7 साल। तो 7 साल की उम्र में इन्हें इस काम के लिए जो ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री हैं ओलिवर डाउडेन ये ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने मोक्षा राय को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इनका नाम और पुरस्कार का नाम याद रखना है। इसके बाद हैं डॉक्टर एमी बेरा, इन्हें भी एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम है चैम्पियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड। डॉक्टर एमी बेरा को दिया गया है चैम्पियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड। तो भारतीय अमेरिकी डॉक्टर हैं ये। तो हाल ही में अमेरिका में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा को किफ़ायती और सुलभ बनाने में इन्होंने योगदान दिया है और इसी योगदान के लिए इन्हें चैम्पियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बना है, जो कि बना है मिसिसिपी नदी में। कैनोइंग का रिकॉर्ड है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो 4 लोग की टीम थी जो कि इटास्का से मैक्सिको की खाड़ी तक इन्होंने सफ़र पूरा किया मिसिसिपी नदी में, और इस दूरी को इन्होंने 16 दिन 20 घंटे और 16 मिनट में पूरा किया है, तय किया है। तो ये एक तरह का नया विश्व रिकॉर्ड है, जिसके चलते इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जो 4 लोग थे ये थे स्कॉट मिलर, जडसन स्टीन बैक, पॉल कॉक्स और वैली वेडरिच। इन 4 लोगों की टीम ने इस रिकॉर्ड को बनाया है। इसके बाद एक और गिनीज रिकॉर्ड है, जो कि है भारत की सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा के नाम। इन्होंने सबसे तेज लिम्बो स्केटिंग में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ये रिकॉर्ड पहले इन्हीं के नाम था, इन्होंने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है सबसे तेज लिम्बो स्केटिंग का। तो 50 मीटर की दूरी इन्होंने 6.94 सेकंड में पूरी की, जिसके कारण से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके बाद हैं शमीना सिंह। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में इन्हें शामिल किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने भारतवंशी शमीना सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इन्हें राष्ट्रपति निर्यात परिषद में चुना गया है। राष्ट्रपति निर्यात परिषद का काम क्या होता है? तो परिषद का काम होता है राष्ट्रपति को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सलाह देना। तो इसी परिषद में शामिल की गई हैं शमीना सिंह। इसके बाद है पिंक डॉल्फिन।
काफ़ी दुर्लभ प्रजाति की ये डॉल्फिन है। हाल ही में ये 20 साल में पहली बार देखी गई है, इस कारण से चर्चा में रही है। तो अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में मैक्सिको खाड़ी के तट पे इस पिंक डॉल्फिन को देखा गया है, जो कि आपको पिक्चर में दिख रही है पिंक कलर की। 20 साल में पहली बार दिखी है। कहाँ पे दिखी है आपको ये याद रखना है, अमेरिका के लुइसियाना प्रांत के मैक्सिको खाड़ी में। फिर हैं शाहरुख खान। तो देखिए वनडे विश्व कप जो हो रहा है क्रिकेट का, ओडीआई विश्व कप, ये इस साल भारत में हो रहा है। 2023 का विश्व कप कहाँ हो रहा है, भारत में। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो हाल ही में आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को। तो याद रखना आपको, शाहरुख खान जो है वनडे वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और ये टूर्नामेंट इस साल भारत में खेला जाएगा। फिर है जिम आरिंगटन, इनकी उम्र है 90 वर्ष। इन्होंने 90 वर्ष की उम्र में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीती है, इस कारण से चर्चा में रहे हैं। तो अमेरिका के हैं जिम आरिंगटन, इनका नाम है, आपको याद रखना है। 2015 में इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ये दुनिया के सबसे उम्र दराज बॉडी बिल्डर बने थे उस टाइम पे, और अभी हाल ही में इन्होंने 90 साल की उम्र में एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीत के फिर से चर्चा में अपना नाम बना लिया है। फिर सूरत से न्यूज़ है। तो सूरत में अभी हाल ही में एक इमारत बनकर तैयार हुई है, जो कि आपको पिक्चर में दिख रही है। तो ये जो इमारत है, बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। इस इमारत का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम सूरत डायमंड बोर्स दिया गया है। सूरत डायमंड बोर्स इस इमारत का नाम है, और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। इसके पहले अमेरिका का जो एक इमारत था काफ़ी फेमस, पेंटागन, आपने नाम सुना होगा। पेंटागन को दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन माना जाता था, और अब ये सूरत का सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। इसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट जो है ये चर्चा में बने हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो ब्रिटिश पासपोर्ट हुआ करते थे उनमें लिखा रहता था हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, और अब आपको पता है कि ब्रिटेन के नए किंग हैं चार्ल्स तृतीय। तो जो पासपोर्ट है इसमें अब हर मैजेस्टी की जगह हिज मैजेस्टी लिखा रहेगा, हिज मैजेस्टी किंग चार्ल्स तृतीय। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद सरकार की तरफ से एक डेटा दिया गया है जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है। तो 2022-23 के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट पे 8.15% की जो ब्याज दर है उसको मंजूरी दे दी गई है सरकार की तरफ से। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने मार्च में जो ब्याज दर चल रही थी उसमें 0.05% बढ़ाने की मांग की थी, सिफारिश की थी, और सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो हैं इनमें जो ब्याज नई होगी, प्रतिशत नई मानी गई है, ये 8.15% की होगी। इसके बाद मध्य प्रदेश से न्यूज़ है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अभी अध्यक्षता में हाल ही में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद की बैठक हुई थी, जहां पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भोपाल में एक राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय बनाया जाएगा। राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय बनेगा, कहाँ बनेगा? भोपाल में। इसके बाद दक्षिण कोरिया से न्यूज़ है। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया से न्यूज़ है, तो आपको यहाँ पे कंट्री याद रखनी है, दक्षिण कोरिया। बैलिस्टिक मिसाइल है तो मिसाइल का नाम भी आपको याद रखना है। मिसाइल का नाम है ह्यूनमू 5। ह्यूनमू 5 ये मिसाइल का नाम है। तो मिसाइल का नाम और दक्षिण कोरिया कंट्री का नाम, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ से। फिर यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं, इन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहले है कोरिया ओपन। ये जो कोरिया ओपन है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप जब भी कोई न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको कैसे याद रखना है? सबसे पहले अगर कोई टूर्नामेंट का नाम है तो वो टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है ये याद रखना है। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे कोई खिलाड़ी का नाम आता है तो वो किस खिलाड़ी, जो खिलाड़ी है वो किस देश से संबंधित हैं याद रखना है। वो जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं ये याद रखना है। तो खिलाड़ी का नाम, खिलाड़ी का देश और खिलाड़ी का खेल, ये चीज़ें याद रखनी हैं। तो आते हैं वापस कोरिया ओपन में। कोरिया ओपन एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। हाल ही में टूर्नामेंट जो संपन्न हुआ है, यहाँ पे भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनकी जोड़ी कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीती है। तो इस साल काफ़ी चर्चा में रही है ये भारत की तरफ से बैडमिंटन जोड़ी, काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं। हाल ही में इन्होंने फिर से कोरिया ओपन में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के जो फाइनल था युगल वर्ग का,
तो इन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियांतो की जोड़ी को हराया है। तो जो सात्विक और चिराग की जोड़ी है, इस साल इनका ये चौथा खिताब है जो इन्होंने जीता है। इसके पहले इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, थॉमस कप में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता था। और अब कोरिया ओपन में इन्होंने पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता है। और भारत ने पहली बार कोरिया ओपन के पुरुष युगल वर्ग में खिताब जीता है। इस कारण से इनका नाम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। युगल वर्ग की बात हो गई, अब एकल वर्ग की बात करते हैं। तो कोरिया ओपन में पुरुष एकल वर्ग में जो खिताब था ये डेनमार्क के खिलाड़ी ने जीता है। डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने जीता है। अब देखिए कैसे याद रखना है, एंडर्स एंटोनसन आपको नाम दे दिया गया। पूछ सकता है कि किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। पूछ सकता है कि किस देश के लिए बैडमिंटन खेलते हैं, आंसर होगा डेनमार्क। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने जीता इस टूर्नामेंट को। इन्होंने फाइनल में सिंगापुर के लो कीव येन को हराया है। लो कीन येव को इन्होंने फाइनल में हराया है। तो यहाँ पे विजेता और उपविजेता दोनों के नाम आपको याद रखना है। वहीं पे अगर महिला एकल वर्ग की बात करते हैं तो फाइनल में दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने ताई जू यिंग को हराया है। दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने ताई जू यिंग को फाइनल में हरा के इस प्रतियोगिता का महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है। इसके बाद है भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने हाल ही में फिनलैंड में आयोजित एक प्रतियोगिता है जिसका नाम था टाम्पेरे ओपन टेनिस टूर्नामेंट। कहाँ आयोजित हुई थी? फिनलैंड में। कौन सी प्रतियोगिता थी? टाम्पेरे ओपन टेनिस टूर्नामेंट। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। तो भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। इन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल में चेक गणराज्य के डेलिबोर सिवरसीना को हराया है। इसके बाद है एशिया कप, जो कि क्रिकेट का टूर्नामेंट है। क्रिकेट एशिया कप का हाल ही में कार्यक्रम जारी किया गया है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो क्रिकेट एशिया कप है इसकी मेज़बानी किसके पास है इस साल? तो जो क्रिकेट एशिया कप है इसकी मेज़बानी है पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो दोनों देशों के पास संयुक्त रूप से मेज़बानी है। कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे, कुछ मैचेस श्रीलंका में होंगे। और भारत के जो मुकाबले हैं जितने भी, सभी मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होने वाले थे। याद रखिएगा ईयर भी कब होंगे, 2026 में। तो पहले ये जो खेल थे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित होने वाले थे, लेकिन हाल ही में विक्टोरिया सरकार ने मेज़बानी में जो अनुमानित खर्चा है उसको ये बताया है कि खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस कारण से अब जो विक्टोरिया है इन खेलों की मेज़बानी नहीं करेगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया है जो कि मेज़बानी करने वाला था 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की, फ़िलहाल ये पीछे हट गया है। नया मेज़बान कौन होगा जैसे ही अपडेट होगी तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ से आपको फ़िलहाल विक्टोरिया का नाम याद रखना है और ईयर याद रखना है कि 2026 में ये खेल होने वाले थे। इसके बाद है फार्मूला 1 रेस। F1 की अगली रेस हुई थी कौन सी? हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस अभी हाल ही में हुई थी, जिसे जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन कहाँ के रेसर हैं? ये नीदरलैंड के कार रेसर हैं। मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड के कार रेसर हैं। इन्होंने इस साल की हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है। और याद रखिएगा कि ये रेस किसके लिए करते हैं? ये रेडबुल की टीम के लिए रेस करते हैं। इसके बाद इमर्जिंग टीम एशिया कप था, जो कि क्रिकेट का ही एक टूर्नामेंट था। इमर्जिंग टीम एशिया कप कहाँ पे खेला गया था? ये खेला गया था श्रीलंका में। तो इस साल का ये जो प्रतियोगिता है ये पाकिस्तान की टीम ने जीता है। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को हरा के इस साल का इमर्जिंग टीम एशिया कप जीत लिया है, जो कि हुआ था श्रीलंका में। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे देश के पहले ई स्पोर्ट्स अकादमी के टैलेंट सर्च के लिए ई स्पोर्ट्स जूनियर चैम्पियनशिप। ठीक है, भारत में पहली बार हो रहा है ई स्पोर्ट्स जूनियर चैम्पियनशिप, जो कि मध्य प्रदेश में होंगे। तो इस कारण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो याद रखना आपको कहाँ होंगे, मध्य प्रदेश में। इसके बाद श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज हैं क्रिकेटर लाहिरू थिरिमने। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो लाहिरू थिरिमने किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से। किस देश के लिए खेलते थे? श्रीलंका। तो ये चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड MCQ। तो देखते हैं इन्हें। पहला क्वेश्चन है, जापान ने किस वर्ष फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2011। फिर है रियान मर्फी
तैराकी में ये किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं अमेरिका का। फिर भारत ने इनमें से किस खेल में अब तक ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो भारत ने अब तक तीरंदाजी में ओलंपिक में पदक नहीं जीता है। फिर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं? सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। फिर इनमें से किस क्लब ने इस वर्ष इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो इस वर्ष जीती है मैनचेस्टर सिटी की टीम, और ये फुटबॉल का टूर्नामेंट याद रखिएगा। फिर जर्मनी ने किस देश को हराकर इस वर्ष FIH पुरुष वर्ल्ड कप जीता है? तो जर्मनी ने इस साल हराया है बेल्जियम को। क्या याद रखना है? सबसे पहले तो FIH पुरुष वर्ल्ड कप किसने जीता है? जर्मनी ने। किसको हरा के जीता है? बेल्जियम को। फिर वर्ष 2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई है? तो 2023 में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है उज्बेकिस्तान में। फिर इस वर्ष मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? तो इस वर्ष विजेता बनी है अकाने यामागुची। फिर ICC ने मई 2023 माह के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से नवाजा है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं हैरी टेक्टर। फिर वर्ष 2025 में किस देश में शीतकालीन एशियाई खेल आयोजित किए जाएंगे? तो क्या याद रखना आपको? सबसे पहले शीतकालीन एशियाई खेल कब होंगे? 2025 में। और किस देश में आयोजित किए जाएंगे ये बताना है। तो इनका आयोजन होगा चाइना में। फिर लीग 1 किस देश की सबसे बड़ी घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो ये प्रतियोगिता है फ्रांस की। फिर वर्ष 2014 में किस रेसर ने फार्मूला 1 चैंपियनशिप अपने नाम की थी? तो 2014 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे फार्मूला 1 रेस में लुइस हैमिल्टन। फिर ओबेदुल्ला खां कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है भोपाल में, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। फिर इस वर्ष किस खिलाड़ी ने हाले ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इस वर्ष जीते हैं अलेक्जेंडर बुबलिक। फिर किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं नोवाक जोकोविच। फिर इनमें से किस देश के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है? तो ये रिकॉर्ड है श्रीलंका के नाम। नेक्स्ट है लूका मोड्रिक, ये किस देश की फुटबॉल टीम के कप्तान हैं? ये बताना है। तो एक कप्तान है क्रोएशिया की फुटबॉल टीम के। फिर वर्ष 2023 में एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग में जो चैंपियन बने थे उनका नाम बताना आपको। तो चैंपियन कौन बने थे? चैंपियन बने थे एंथोनी गिटिंग। अगला क्वेश्चन है वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं संदीप लामिछाने हैं। फिर ICC ने किस खिलाड़ी को जून 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? अभी हमने पीछे देखा मई 2023 की बात हो रही थी, अब जून 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जून 2023 में चुने गए हैं वनिंदु हसरंगा। फिर है सैम केर, ये किस देश की दिग्गज महिला फुटबॉलर हैं? तो ये फुटबॉल खेलती हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों में फुटबॉल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने टोटल 2 बार स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेलों में फुटबॉल स्पर्धा में। फिर है बिंदिया रानी देवी, ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करती हैं भारोत्तोलन में। नेक्स्ट है इनमें से किस देश ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा पदक जीते थे इस प्रतियोगिता में अमेरिका ने। नेक्स्ट है भारत की पुरुष हॉकी टीम के मौजूदा कप्तान कौन है? प्रेजेंट में कैप्टन कौन है ये बताना आपको। तो प्रेजेंट में कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। इसके बाद यहाँ पे राजनीति विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय विधानमंडलों में महिला सदस्य जो हैं इनका प्रतिशत कितना होता है? तो इनका प्रतिशत है 12, यानी भारत का जो विधानमंडल है इसमें महिला सदस्य जो हैं 12% होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या कोई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त किसी राजनीतिक दल में शामिल होकर चुनाव लड़ सकता है? तो हाँ, ये पॉसिबल है, इसका राइट आंसर होगा हाँ। फिर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का कौन से नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं, ये भारत के 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे आ जाएगा 50वां। फिर भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो वहाँ पे किस सदन के द्वारा आरोप लगाया जाता है? तो वहाँ पे
कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी वहाँ पे आरोप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 1998 में भारत द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों का कोड नेम क्या दिया था। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि परमाणु परीक्षण कहाँ हुए थे, पोखरण में। कब हुए थे, 1998 में। अब उस मिशन का नाम क्या था, उसका मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। फिर 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किस पर सिफारिश करने के लिए किया गया था। तो चुनावी सुधार के लिए 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता कितनी है, भारत के संविधान में कितनी निर्धारित की गई है। तो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 21 वर्ष की। नेक्स्ट है थॉमस हॉब्स ने किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। तो इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। फिर है लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषता क्या है। लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषता है हिस्सेदारी। फिर है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास होती है। फिर है किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। तो सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश। कितनी हैं, 80। नेक्स्ट है किस देश को धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा था। तो ये देश था यूगोस्लाविया। फिर है बोलीविया में हालिया संघर्ष किससे संबंधित था। तो हालिया संघर्ष ये संबंधित था जल से। नेक्स्ट आपको बताना कि किस वर्ष सिंघल को श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो ये वर्ष था 1956। फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये वर्णित है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट आपको बताना है BAMCEF, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ, शॉर्ट फॉर्म है BAMCEF। फिर आपको बताना है संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था। तो संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियों का गठन किया गया था। नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता में 1953 में नए राज्यों के गठन के बारे में एक आयोग बनाया गया था। तो इसकी अध्यक्षता थी फैजल अली के पास। फिर आपको बताना भारत में विधि दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। तो भारत में 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये किस देश से ली गई है। तो ये प्रक्रिया ली गई है जापान से। तो लास्ट में है स्मृति शेष। तो हाल ही में लापतागंज धारावाहिक आता था, काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसमें अभिनेता थे अरविंद कुमार। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, अरविंद कुमार। पूछ सकता है कि किस क्षेत्र से ये रिलेटेड हैं। तो ये एक अभिनेता थे अरविंद कुमार, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही अगला प्रकाशित हो उसकी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण के भी विश्लेषण और MCQ अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रतियोगिता दर्पण भी, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के साथ ही साथ वहाँ पे डेली वोकैब, GK, करंट अफेयर, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो ज़रूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।